सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जीबीए एजुकेशन यूट्यूब चैनल की ओर से हम चर्चा कर रहे थे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय की। राजनीति विज्ञान में भी खंड ब का पहला लेसन अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज शुरुआत करेंगे अपन सेकंड लेसन की। सेकंड लेसन में देखो अपन चर्चा करेंगे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य। और इस लेसन का आज ये पहला पार्ट है, मतलब आज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं अपन। सबसे पहले देखेंगे आज के वीडियो में अपन क्या, मूल अधिकार। अब मूल अधिकार अपन प्रारंभ करें इसके बारे में, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि मूल अधिकार कहते किसे हैं। तो देखो, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है उसका शारीरिक विकास भी हो, उसका मानसिक विकास भी हो, उसका नैतिक विकास भी हो, उसका सामाजिक विकास भी हो। तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक ऐसे अधिकार जो संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं और संविधान द्वारा ही उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, ऐसे अधिकारों को क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। तो इसका अर्थ अपन बता सकते हैं, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि व्यक्ति का प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो, उसका शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो, नैतिक विकास भी हो। ये सभी पक्षों में होने वाला विकास क्या कहलाता है, सर्वांगीण विकास कहलाता है। सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक ऐसे अधिकार। अब देखो, मूल अधिकार अपन केवल उन्हीं अधिकारों को कहेंगे जिनकी संविधान में व्यवस्था कर रखी है, मतलब जो संविधान में लिखे हुए जो अधिकार हैं उन्हीं अधिकारों को क्या कहते हैं, मूल अधिकार। ऐसे अधिकार जो संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा अब संविधान देखो नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान भी करता है और इन मूल अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था भी कौन करता है, संविधान करता है। तथा संविधान द्वारा ही इन अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। इसके आगे लिख देना, ऐसे अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं। समझ गए बात? तो ये तो हो गया मूल अधिकारों का अर्थ। इसके बाद में अपने को पता होना चाहिए कि मूल अधिकारों का क्या महत्व है या मूल अधिकारों की क्या आवश्यकताएं हैं, क्यों नागरिकों को ये मूल अधिकार दिए जाते हैं। तो अब इसके बाद में लेंगे अपन मूल अधिकारों की आवश्यकता, या फिर कह सकते हैं अपन मूल अधिकारों का महत्व है। एक ही बात है, चाहे आवश्यकता से संबंधित अपने से प्रश्न पूछा जाए या महत्व से संबंधित प्रश्न पूछा जाए। ध्यान रखना, अगर आपके ये वाला प्रश्न पूछा जाता है महत्व या आवश्यकता से संबंधित, तो आपसे अधिकतम पूछेगा कितना, 4, क्योंकि आपके 4 नंबर का प्रश्न बनने की संभावना रहती है इस लेसन से। तो मूल अधिकारों का कोई 4 महत्व बताइए, एक एक करके अपन देखते हैं। पहला महत्व अपन लिख सकते हैं, व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। एक तो मूल अधिकार का अपन ये महत्व बता सकते हैं। कैसे? इसके अर्थ में से ही अपन निकालेंगे। मूल अधिकारों का अर्थ देखा था थोड़ी देर पहले अपन ने, तो उसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि व्यक्ति को सर्वांगीण विकास करने, अर्थात मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास करने के लिए मूल अधिकार व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। व्यक्ति को सर्वांगीण विकास करने, अर्थात अब यहां पर सर्वांगीण विकास का मतलब भी लिख सकते हैं, अर्थात उसे मतलब व्यक्ति को शारीरिक विकास, मतलब उसके शरीर का विकास, मानसिक विकास,
सामाजिक विकास व नैतिक विकास करने के लिए मूल अधिकार सुरक्षा प्रदान करते हैं। कैसे? देखो, जो भारतीय संविधान ने अपने को मूल अधिकार दे रखे हैं, वर्तमान में 6 मूल अधिकार अपने को संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये कुछ अधिकार जो अपने को मिले हुए हैं, ये अधिकार अपनी सुरक्षा करते हैं और अपनी सुरक्षा रहेगी तभी तो अपने सब पक्षों में अपन विकास कर पाएंगे, तभी अपना क्या हो पाएगा, सर्वांगीण विकास हो पाएगा। तो पहला मूल अधिकार का अपन ये महत्व बता सकते हैं। दूसरा महत्व देखे अपन, तो दूसरा महत्व बता सकते हैं शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। दूसरा महत्व है शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। स्वेच्छाचारिता का मतलब होता है निरंकुशता। मतलब यदि हमें मूल अधिकार मिले हुए हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि कोई शासक या सत्ता निरंकुश नहीं हो सकती, क्योंकि अगर अपने को मूल अधिकार मिले हुए हैं इसका मतलब शासन या सत्ता कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ है। तो दूसरा महत्व अपन बता सकते हैं मूल अधिकार शासन। शासन लिख दो या सत्ता लिख दो या राज्य लिख दो, एक ही बात है, की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। अब कैसे रोक लगाते हैं शासन की निरंकुशता पर? निरंकुशता मतलब अत्याचारी शासन। अत्याचारी शासन पर रोक लगाते हैं कौन? मूल अधिकार। अर्थात शासन कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता, कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों के मूल अधिकारों के खिलाफ हो या हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ हो, एक ही बात है। जो नागरिकों के मूल अधिकारों के खिलाफ हो। दूसरा महत्व अपन ये लिख सकते हैं, समझ गए बात। तीसरा महत्व अपन लिख सकते हैं इसका क्या? न्यायिक सुरक्षा। अब तीसरा देखना, मूल अधिकारों की सुरक्षा हमेशा किसके द्वारा की जाती है? न्यायपालिका द्वारा। यदि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम किसकी शरण में जाएंगे? न्यायपालिका की शरण में जाएंगे। इसका मतलब मूल अधिकारों की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? न्यायपालिका द्वारा की जाती है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं मूल अधिकारों की सुरक्षा न्यायपालिका द्वारा की जाती है। अर्थात यदि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, चाहे तो अपन ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, यदि हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य होता है तो हम न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं। यदि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, चाहे तो उल्लंघन होता है लिख देना, चाहे लिख सकते हो मूल अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य होता है, तो हम किसकी शरण में जा सकते हैं? न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं। और फिर न्यायपालिका अपने मूल अधिकारों की क्या करेगी? सुरक्षा करेगी।
चौथा महत्व अपन बता सकते हैं लोकतंत्र का आधार स्तंभ। मूल अधिकार क्या होते हैं? लोकतंत्र का आधार स्तंभ होते हैं। चौथा महत्व देखना मूल अधिकारों का लोकतंत्र का आधार स्तंभ। देखो लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया? जनता का शासन। और जनता का शासन तभी स्थापित हो पाता है जब जनता को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। इसका मतलब लोकतंत्र वास्तव में कब आता है? जब जनता को कुछ अधिकार दिए जाएं। तो इसमें आप लिख देना लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन तथा जनता का शासन तभी स्थापित हो पाता है तथा जनता का शासन तभी स्थापित हो पाता है जब जनता को अधिकार दिए जाएं। और अधिकार दिए जाएं इसका मतलब अधिकार ही क्या हो गया? लोकतंत्र का आधार स्तंभ। ये चार अपने को महत्व बताने किसके? मूल अधिकारों के। समझ के बाद तो अगर कोई आपसे इस लैंग्वेज में इस भाषा में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी इसका आंसर कर सकते हो। अब इसके बाद में देखते हैं अपन भारत के संविधान में मूल अधिकार। किताब में अगला पॉइंट यही दे रखा है अपने सिलेबस में, भारत के संविधान में मूल अधिकार। भारत के संविधान में मूल अधिकार। देखो जो भी बच्चे 12th क्लास के बच्चे हों या कंपटीशन के लिए भी ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। पूरी पॉलिटिकल साइंस से महत्वपूर्ण मान लो कंपटीशन के लिए भी, लेकिन अपन लेके चल रहे हैं 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। समझ के बाद उससे ना कम करवाएंगे ना उससे ज्यादा करवाएंगे। और क्वेश्चन के प्रारूप भी 12th स्टैंडर्ड के देखने अपने को। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं 12th क्लास के बच्चे, हाथों हाथ अपने नोट्स बनाते जाना। समझ रहे हो बात? तो भारत के संविधान में मूल अधिकारों की बात करें अपन तो पहले भी मैंने आपको बताया था, भारतीय संविधान का जो तीसरा भाग है उसमें अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। और इन अनुच्छेदों में किसका वर्णन किया गया है? मूल अधिकारों का वर्णन या मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है भारतीय संविधान के भाग, और मैंने आपको ये भी कहा था भाग कैसे लिखोगे आप? ऐसे। भाग 3 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है या मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है या मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जैसा भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। इसके तहत हमें, मतलब हम भी तो भारत के नागरिक है ना, आप लोग जो एग्जाम दे रहे हो 12th की तैयारी कर रहे हो, तो हमें इसका मतलब हमें भी मूल अधिकार मिले हुए हैं। हमें 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पहले 7 दिए गए थे लेकिन एक मूल अधिकार फिर हटा दिया जाएगा। अब 7 कौन कौन से दिए गए थे उनका आप नाम याद रखोगे। देखो केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से ही मत पढ़ना मूल अधिकारों को, मूल अधिकारों को थोड़ा समझने का भी प्रयास करना, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। हो सकता है जिंदगी के किसी भी मोड़ पे अपना कोई भी शोषण कर सकता है,
तो हमें कम से कम अपने अधिकारों के बारे में तो पता होना चाहिए ना कि हमें भारतीय संविधान ने क्या क्या अधिकार दे रखे हैं, ताकि जीवन की किसी भी परिस्थिति में हम हमारे अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। तो केवल किताबी ज्ञान से अपने को अधिकार नहीं पढ़ने, ये नहीं कि इनको रटे जा रहे हैं, दैनिक जीवन में पता नहीं कभी भी इन अधिकारों की आवश्यकता अपने को पड़ सकती है। तो कौन कौन से मूल अधिकार अपने को संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं? पहला है समानता का अधिकार, आतो आत अनुच्छेद भी लिखते जाएंगे, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कौन सा अधिकार दे रखा है? समानता का अधिकार। देखो मूल अधिकार तो 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 में तो राज्य की परिभाषा है और अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कि इन मूल अधिकारों की सुरक्षा न्यायपालिका द्वारा की जाएगी। बस 12-13 अपने को पढ़ने भी नहीं है। फिर 14 से 18 तक क्या आ गया? समानता का अधिकार। फिर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ये होगा कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 19 से स्टार्ट होगा, कहां तक है? 22 तक। तीसरा जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध। ये मत लिख देना यहाँ शोषण का अधिकार, शोषण का अधिकार नहीं है अपने को क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये अधिकार है कहां से स्टार्ट होगा? 23 व 24। समझ गए बात? चौथा जो अपने पास मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक कौन सा अधिकार दे रखा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद पांचवा है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार दे रखा है 28 के बाद में कौन सा अनुच्छेद आएगा? अनुच्छेद 29 में अनुच्छेद 30। यहाँ कौन सा है? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। छठवां अधिकार दे रखा है कौन सा? संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार दे रखा है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 31 में। समझ गए बात? अब शायद हो सकता है आपको नीचे दिखाई न दे, हालांकि बोर्ड तो और भी बचा हुआ है काफी, तो लिख तो नीचे ही देता हूं और साथ में बोल भी देता हूं अगर आपको दिखाई नहीं दे तो। सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। कुल मिलाकर मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कितने हो गए? 7। समझ गए बात? सातों मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब हुआ क्या, ये चीज आप ध्यान रखना, यदि संविधान में कुछ जोड़ना हो या संविधान से कुछ हटाना हो तो उसे कहते हैं पर संविधान में बदलाव करना या संविधान संशोधन। अब तक भारतीय संविधान में लगभग 103 बार संशोधन हो चुके हैं और एक संविधान संशोधन था 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या हुआ था? ये जो अनुच्छेद 31 वाला अधिकार है ना, संपत्ति का अधिकार, इसे मूल अधिकारों से हटा दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। इसलिए मैंने शुरू में लिखा था कि इसके तहत हमें 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में कितने? 6 मूल अधिकार हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं इसके बाद वाली बातें। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं।
वर्तमान में कितने मूल अधिकार हमारे पास? 6 मूल अधिकार हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना और बाद में अपने नोट्सों में लिख लेना। लास्ट वाला था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। समझ गए बात? अब 6 मूल अधिकार जो है ना, ये जो उठाया वो तो पढ़ना है नहीं अपने को, और एक एक मूल अधिकारों का अपन वर्णन करेंगे। सबसे पहला कौन सा अधिकार लेंगे अपन? समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो आज की क्लास में अपन समानता के अधिकार की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले लेंगे अपन कौन सा? समानता का अधिकार, जो है कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर कहां तक है? 18 तक। अब एक एक करके देखेंगे इसमें। अब ध्यान रखना अपने को अनुच्छेद वाइज चलना है। 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है और 18 में क्या है। अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता। समझ गए बात? अब एक बार बोर्ड पे लिख देता हूं मैं। अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष सभी समान होंगे तथा कानून सभी को समान संरक्षण प्रदान करेगा। समान संरक्षण प्रदान करेगा। समझ गए बात? लिखना तो अपने को एग्जाम में यही बात है। अब दो चीज हो गई यहाँ, समझना, आगे लिखना नहीं है लेकिन फिर भी देख लो आप लोग। एक तो है कानून के समक्ष सभी क्या होंगे? समान होंगे। दूसरा क्या है? कानून सभी को, ये दो बार लिख दिया मैंने, एक सभी को काट देते हैं। कानून सभी को समान संरक्षण प्रदान करेगा। दो बातें होगी ना, दोनों का एकदम मतलब अलग है। कैसे? देखो, ये वाली लाइन तो ली है अपन ने ब्रिटेन से, ये वाली लाइन ली थी अपन ने कहां से? अमेरिका से। क्या मतलब हुआ इनका? कानून के समक्ष सभी समान होंगे। आज अगर भारत का प्रधानमंत्री किसी का मर्डर करता है, आज राजस्थान का मुख्यमंत्री किसी का मर्डर करता है, या फिर अपने जैसे कोई सामान्य लोग बाग कोई किसी का मर्डर कर देता है, अब कानून तो सबके लिए बराबर है ना। जो अपने को सजा होगी वही प्रधानमंत्री को होगी, वही मुख्यमंत्री को होगी। ये थोड़ी है कि वो बड़े लोग हैं तो उनके लिए कोई स्पेशल कानून होगा, नहीं है ना कोई स्पेशल कानून, क्योंकि कानून तो सभी के लिए क्या होगा? समान होगा। इसका मतलब क्या हो गया? कानून के समक्ष सभी समान होंगे। दूसरा, कानून सभी को समान संरक्षण प्रदान करेगा। संरक्षण प्रदान करने का मतलब हो गया कमजोर वर्ग को कानून क्या देगा? संरक्षण देगा। और ये संरक्षण होता है कौन से मामलों में? आर्थिक मामलों में। जैसे इसका मतलब समझना, संरक्षण वाले का मतलब एक तरफ कोई कलेक्टर की गाड़ी जा रही है, दूसरी तरफ से कोई गरीब रिक्शे वाला आ रहा है, दोनों के बीच भिड़ंत हो चुकी है। अब कलेक्टर के पास तो करोड़ों की गाड़ी है, रिक्शे वाले के पास, बेचारे के पास 10,000 5,000 का कोई रिक्शा है। रिक्शे का थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, कलेक्टर की गाड़ी की तो 1 करोड़ की गाड़ी के तो टच होते ही 1,50,000 का नुकसान हो गया। समझ के बात? कलेक्टर के नुकसान हुआ 50,000 का, रिक्शे वाले के नुकसान हुआ 100 रुपए का, क्योंकि रिक्शा तो लोहे का बना हुआ होता है, उसका कितना नुकसान होगा। अब मामला न्यायपालिका के पास जाएगा। न्यायपालिका ये थोड़ी कहेगी न्यायपालिका ये तो नहीं कह सकते ना कि रिक्शे वाले को तो कहेगी तू तो इसको 50,000 रुपए दे, और कलेक्टर को कहेगी तू इसको 100 रुपए दे। इसका मतलब तो रिक्शे वाले का क्या हो गया? वहां शोषण हो गया। न्यायपालिका ऐसे मामलों में गरीब का संरक्षण देगी, गरीब को संरक्षण प्रदान करेगी, और न्यायपालिका ऐसे मामलों में ऐसा डिसीजन देती है, कलेक्टर से ही कहेगी कि देख तू तो 50,000 रुपए भुगत सकता है, इसको 100 रुपए दे दो ताकि इसके नुकसान की भरपाई हो जाए। इसका मतलब रिक्शे वाले को कोर्ट ने, न्यायपालिका ने क्या प्रदान किया? कानून ने क्या प्रदान किया? संरक्षण प्रदान किया। समझ के बाद
तो ये बात लिखी हुई है कौन से में, अनुच्छेद 14 में। अब दूसरा लेंगे अपन अनुच्छेद 15। समानता के अधिकार का अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। इसमें देखना क्या लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति या राज्य, पहले राज्य लिखते हैं अपन। राज्य का मतलब देखो यहां होता है सरकार से, राज्य या कोई व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। देखो राज्य का मतलब, राज्य तो क्या होता है, राज्य तो अपने को दिखाई नहीं देता, तो राज्य के रूप में कार्य कौन करती है, सरकार करती है। तो यहाँ का मतलब तो हो गया सरकार या फिर कोई व्यक्ति, इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। जैसे ना तो धर्म के आधार पर, ना आप किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं, ना मैं किसी के साथ भेदभाव कर सकता। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदू धर्म का हूं तो केवल हिंदू धर्म के लड़कों को पढ़ाऊंगा। कोई इस्लाम धर्म से संबंधित कोई टीचर ये नहीं कह सकता कि मैं इस्लाम धर्म का हूं तो केवल इस्लाम धर्म के लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग का मतलब हो गया महिला और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं कर सकते, वंश आपका कौन सा वंश है इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, कहां आपका जन्म हुआ इस आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते। अब देखो फिर भी आप लोगों ने देखा होगा कुछ जगह भेदभाव होता है, ध्यान देना इस बात पर। एक ट्रेन की यात्रा करते हैं पर जो बड़ी लाइन में दूर जाने वाली जो ट्रेन होती है ना, उसमें लास्ट में रहता है महिला डिब्बा, महिलाओं का एक स्पेशल डिब्बा होता है। अब महिलाओं का स्पेशल डिब्बा हुआ, इसका मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ। पुरुष कह सकते हैं ना कि महिलाओं को स्पेशल सुविधा दी जा रही है, पुरुषों को नहीं दी जा रही, इसका मतलब पुरुषों के साथ और बेचारों के साथ भेदभाव हो गया। इसके अलावा और अपने एग्जाम्पल लें, कई जगह पढ़ने, जैसे आप 12th क्लास के विद्यार्थी हो, गर्ल्स स्कूल देखिए, पहली से 12वीं तक की गर्ल्स स्कूल होती हैं, क्या कोई बॉयज स्कूल भी होती है क्या? आज तक कोई गवर्नमेंट बॉयज स्कूल नहीं बनी। केवल लड़कियों के लिए अलग से विद्यालय होते हैं जहां लड़के प्रवेश नहीं ले सकते, और लड़कों के लिए अलग से कोई विद्यालय नहीं होता। लड़के जहां पढ़ते हैं ना वहां लड़कियां प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन लड़कियों के विद्यालय में लड़के प्रवेश नहीं ले सकते। इसका मतलब लड़कों के साथ वहां भी भेदभाव हो गया। तो इसे भेदभाव नहीं कहेंगे, क्योंकि इसी अनुच्छेद 15 में ही, अनुच्छेद 15 का जो तीसरी लाइन है ना, अनुच्छेद 15(3) उसे कहते हैं, वहां ये लिखा हुआ है कि राज्य महिलाओं व बच्चों को विशेष सुविधाएं दे सकता है। तो इसे भेदभाव नहीं माना जाता, ये महिलाओं और बच्चों के लिए क्या है, एक विशेष सुविधा है। तो इसमें अपने को ये बात भी लिखनी है, राज्य महिलाओं व बच्चों को विशेष सुविधाएं दे सकता है। अब इसके अलावा यहां पर बात करें कि जाति के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन कई जगह आपने देखा होगा कि जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं या SC ST के कोई वर्ग हैं, उनको भी कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, वो जाति के आधार पर ही तो दी जाती है ना। तो ये बात भी लिखी हुई है, सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से, सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा SC ST को, अब यहां पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख देना, अनुसूचित जाति, और ST का मतलब अनुसूचित जनजाति को विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं।
ये हो गया कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15। अब देखो समानता का अधिकार में अनुच्छेद 16 भी बाकी है, जो सरकारी नौकरी से संबंधित एक अनुच्छेद है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता से संबंधित, और अनुच्छेद 18 है उपाधियों के अंत से संबंधित। अब आज की क्लास में अपन इतनी ही बात करेंगे। समानता का अधिकार में 14 से 18 में केवल अपन ने 2 अनुच्छेदों की चर्चा की है अभी तक, 14 और 15 की। बाकी जो 3 अनुच्छेद बच गए उनकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद में स्टार्ट कर देंगे स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्लास में फिर अपनी मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।